खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति और फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम जैसी अपनी पुरानी मांगों के साथ अन्नदाता किसान एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर है। देश भर से आए किसान आज सुबह बिजवासन से 26 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंच गए। लाखों की संख्या में इनका यहां पहुंचकर कल सुबह संसद की ओर मार्च करने का प्रोग्राम है। किसानों को लगभग 200 किसान संगठनों और 21 छोटे बड़े राजनीतिक दलों का सपोर्ट हासिल है। उधर बढ़ती बेरोजगारी देश के नौजवानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। यूपी में पुलिस फोर्स की भारी कमी के बाद भी 2011 से अब तक मुकम्मल तौर पर दरोगाओं की कोई भर्ती नहीं हो पाई। 2016 में अखिलेश राज में आई 3307 पदों की वैकेंसी आज भी लटकी पड़ी है। अब इन एप्लीकेंट्स की मांग है कि फिजिकल एग्जाम के आखिर तक पहुंचने वाले सभी 6500 कैंडिडेट्स को पास करके अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा जाए। सिपाही भर्ती 2013 वाले कैंडिडेट भी आज तक नियुक्ति पत्र की बाट जो रहे हैं। इसीलिए आज इन सब की तरफ से हम लगा रहे हैं गुहार, किसानों बेरोजगारों की सुनो सरकार। आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। किसान मजदूर ही भारत को बनाता है। पार किसानों को कर्ज मुक्त कर दो। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुल्क भर में कर्ज के बोझ तले दबे किसान आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े सनतकारों के करोड़ों के कर्ज माफ करने वाली सरकार किसानों के कर्ज माफ करने को तैयार नहीं है। लाखों किसान दिल्ली में अपने मुतालबात के ताल्लुक से एहतिजाज कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से दिल्ली में जमा किसान कर्ज माफी और अपनी फसलों की मुनासिब कीमत दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि योग्य बच्चे नहीं मिल रहे। हम योग्य हैं, हमने एग्जाम पास किया है, दौड़ पास की है, हमने हाइट एंड चेस्ट नपवाया है, अपना सभी प्रक्रियाओं से करके हम यहाँ पर आ गए। तो आपको अभी भी हमारे पौरुष पे शक है क्या? पहला कि किसानों को उनकी संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम मिले, कानूनी गारंटी से मिले, हाथ जोड़ जोड़ के न मिले, उसके लिए तरसना ना पड़े। और दूसरा, किसानों का जितना भी कर्ज है वो एक झटके में समाप्त किया जाए। कम से कम एक बार, रोज रोज नहीं, एक बार किसानों को कर्ज मुक्त कर दो। किसान इससे कबल भी अपने मुतालबात के हक में एहतिजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। चंद रोज कबल महाराष्ट्र के थाने से मुंबई के आजाद मैदान तक लाखों किसानों ने मार्च किया था, लेकिन किसानों की आवाज पर कान नहीं धरा जा रहा है। किसानों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर उनके कर्ज माफ किए जाएं और उनकी फसलों की सही कीमत दी जाए। एहतिजाजी मुजाहरे का इनकाद अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की जानिब से किया गया है। मुख्तलिफ किसान तंजीमों की इस एहतिजाज को हिमायत हासिल है, क्योंकि इस सरकार ने वादा किया था वोट लेने से पहले स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे और पूर्णतः कर्ज मुक्त करना। और डीजल इतनी महंगाई हो गई, खाद इतनी महंगाई, किसानों को क्या मिलता है? अगर 1700 रेट है, किसानों को 1400 मिलता है। किसान को वोट की मशीन बांध करके उसको जाति और धर्म और बाड़ों में बांट करके ये कोशिश हो रही है। हम उसको रेडिकलाइज कर रहे हैं। हम किसानों के अंदर इस दृष्टि को दे रहे हैं कि तुम परिवर्तन की धुरी बन सकते हो, वरना ये भूमि अधिग्रहण कानून से तथाकथित रुपयों के नाम पर आपकी जमीनों पर कब्जा हो जाएगा। किसानों के मसाइल मुल्क के बुनियादी मसाइल से ताल्लुक रखते हैं। मुल्क में अनाज की जरूरतों को पूरा करने वाला किसान ही अगर परेशान होगा तो मुल्क अनाज के मामले में खुद कफील कैसे बन सकता है? ज़राअत हिंदुस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। किसानों के परेशान होने का मतलब यह है कि मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है। देखना यह है कि किसानों का ये ताज़ा मुजाहरा हुकूमत को उनके मसाइल की जानिब मुतवज्जह करने में कामयाब होता है या इसका नतीजा भी गुज़िश्ता मुजाहिरों की तरह होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इसीलिए आज हम कह रहे हैं किसानों बेरोजगारों की सुनो सरकार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर सीपीआई के, और खास तौर पर यूपी की जो दरोगा भर्ती और सिपाही भर्ती अटकी पड़ी है उसको लेकर लगातार
जैदी साहब ने मुहिम छेड़ी हुई है, इसलिए आज वो इस शो का खास हिस्सा हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसानों की आवाज बनकर वो आज इस डिबेट में रहेंगे। और खिलेंद्र प्रताप भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी दरोगा भर्ती का हमने जिक्र किया, तो यूपी 2016 भर्ती के ये एप्लीकेंट हैं, अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, शुरुआत आपसे किसानों की समस्या से। हमने देखा किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जोर शोर से उठाया, अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया, तो चुनावी मुद्दा तो बन गया। लेकिन बार बार हम देखते हैं यही दो मुद्दे, फसल की सही लागत और किसानों की कर्ज माफी, इसको लेकर बार बार किसानों को सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? देखिए, जब आजाद देश हुआ था उस वक्त लगभग 70% आबादी देश की खेती किसानी में लगी हुई थी और जीडीपी में कृषि का हिस्सा आधा यानी 50% था। हाँ। आज भी आबादी लगभग उतनी ही है, लेकिन जीडीपी में हिस्सा घट के रह गया 15%। ये वास्तव में नहीं घटा। उस टाइम 5 करोड़ टन का जो है उत्पादन होता था खाद्यान्न का। हाँ। हमने मेहनत की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, आज हो रहा है 28 करोड़ टन का। तो इसका मतलब जमीन 5 गुना नहीं बढ़ गई है रबड़ की तरह, हमारी मेहनत से उसको हमने बढ़ाया। लेकिन इस देश ने क्या किया, सभी सरकारें इसमें जिम्मेदार हैं, हमारी जो हम फसलें पैदा करते हैं उसकी सही जो है कीमत हमें नहीं मिली, उस अनुपात में नहीं मिली। बाकी चीजों के दाम, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें हो, चाहे हमारी लागत हो, वो तमाम चीजें बढ़ती नहीं तो बीजेपी तो इन चुनावों में ये दावा करी है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमारी ही सरकार है जिसने लागू किया, हम ही फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। ये तो दावा किया जा रहा है ना, फिर यही मांग लेकर किसान सड़क पर क्यों उतर रहा है? उसी चीज पर आ रहा हूं मैं। अब इन्होंने ये वायदा किया था 2014 में कि हम फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। हाँ। अब लागत यदि आप कागजों में कम दिखा के फिर उसका 1.5 गुना करोगे, कोई लाभ नहीं है। जैसे अच्छा, धान का इन्होंने क्या होशियारी दिखाई, 1560 रुपए का जो कृषि लागत मूल्य आयोग है सीएसीपी, इन्हीं की संस्था है, उसने कहा कि 1560 रुपए का खर्चा है धान का प्रति क्विंटल, तो उसका 1.5 गुना बनता है 2340-50 रुपए। इन्होंने दे दिया 1750 रुपए, तो 600 रुपए का अंतर आ गया। अब ये 600 रुपए का अंतर धान में है, इसी प्रकार अन्य फसलों में भी अंतर है। ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा ये है कि हमें सही कीमत आप नहीं दे रहे हो और 4 साल से नहीं दे रहे हो। हमारी जब 5 खरीफ की और 4 रबी की फसल जा चुकी है, अब तो एक फसल बची हुई है हमारी। इसमें आप A2 + FL, इसको कहते हैं संपूर्ण लागत C2, इसका 1.5 गुना नहीं दिया। A2 + FL उससे नीचे कैटेगरी की लागत होती है, उसका 1.5 गुना इन्होंने दिया है। आलोक अवस्थी जी, ये चालबाजी क्यों की जा रही है अन्नदाता किसान के साथ? वो भी तब जब आप हर चुनाव में इसे मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं हम ही ने जितना किया है किसानों के लिए उतना पुरानी किसी सरकार ने नहीं किया। नहीं, जो हम कह रहे हैं हाँ। तो सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने वाकई किया है। कि हमको तो आश्चर्य हो रहा है कि इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, 10 साल सत्ता में रहे हैं, उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि 10 साल तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आके रखी रही और आप उसको ठंडे बस्ते में डाल के क्यों बैठ गए? क्यों नहीं लागू किया आपने? हमने तो लागू कर दिया। इस बार फसलों का 1.5 गुना दाम हम दे रहे हैं। और हमारे जो मित्र का कहना है, हमारे किसान भाई का, कि लागत कैसे उसका असेसमेंट होगा, उसका असेसमेंट भी करंट प्राइस पे ही होगा, चाहे वो जमीन की लागत हो, चाहे उसमें मजदूरी हो, चाहे जमीन की कीमत शामिल हो, चाहे बीज का सब शामिल हो। जैसे अगर उसमें कोई महंगाई भी बढ़ती है, मान लो खाद के दाम बढ़ते हैं या बीज के दाम भी बढ़ते हैं, तो उनकी उपज के दाम भी बढ़ेगा उस हिसाब से, और उसको हम 1.5 गुना देंगे। नहीं तो आप दे रहे हैं अगर, या दे रहे होते तो फिर ये सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता किसानों को? देखिए, लाखों की संख्या में किसान दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है, कल संसद का घेराव करेगा। देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं, किसान भाई अपने, वो भी अपने ही हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो नहीं आए हैं वो भी हमारे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के घर में कैसे उसके डीवीपी का बैग पहुंचे, कैसे उसके यहाँ जो है यूरिया का बैग पहुंचे, उसके लिए उन्होंने सुगम रास्ता बना दिया है। कांग्रेस के समय पे कालाबाजारी हो जाती थी आपकी यूरिया की, आज नहीं होती है। जो अंतर आया है, आलोक जी इसका जवाब दे दो। आपने रेट घोषित किया 1750 रुपए धान का, लेकिन आप ही की संस्था सीएसीपी, आंकड़ा मेरे पास है, आप तो वहां से शायद ना देख पाए, आलोक भाई ये अब समीर भाई देख सकते हैं कि 1560 रुपए इसकी कॉस्टिंग आ रही है सीएसीपी के अनुसार। 1.5 गुना बनता है 2340 रुपए, आपने दिया 1750। ये क्यों दिया? देखिए, आप मेरी बात समझ लीजिए, सरकार ने तमाम राज्य सरकारों को उससे शामिल करके उनके अलग अलग जगहों से रेट्स मंगा करके उसके बाद ही ये घोषित किया है। बल्कि आपने देखा होगा बीच में कि जब किसानों का पिछली बार प्रदर्शन हुआ था, कुछ चीजें रह गई थी, तो कृषि मंत्री जी ने खुद उसमें मीटिंग करके अपने आप गृह मंत्री के घर में बैठ करके उसी दिन दाम बढ़ाए गए थे।
तो आज जो अगर कोई इस तरह की और विसंगति कहीं पे सामने आएगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है राजपूत साहब, मंशा ये है कि किसानों को उनका सही हक मिलना चाहिए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, सबसे बड़ा सवाल और बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि सरकार का दावा है कि हमने सारी समस्याएं सुन ली किसानों की, हम लागत से 1.5 गुना ज्यादा दे भी रहे हैं मूल्य फसलों का, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है? साहब किसान तो समीर भाई आज की डेट में गरीब की गाय है, जो चाह रहा है पीट रहा है उसको। किसान के मामले पर जब ये लोग कहते हैं ना कांग्रेस भाजपा सपा, ये अपने आप में इतने दुख की बात है कि मैं क्या बताऊं। किसान इकलौती चीज ऐसी है कि अगर आप उसको उसके घर पर आप 70% भी दे दो ना, वो बाहर नहीं आने वाला। जैसे भी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि हम लोग ने 4 से 5 गुना जमीन की उपज बढ़ा दी, प्रथम हरित क्रांति कर दी, दुग्ध क्रांति कर दी। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं। अब ये लोग तो कह रहे हैं हमने तो डीएपी का कट्टा आपके घर पहुंचा दिया, 5 किलो कम कर दिया, ये नहीं बता रहे हैं। डीएपी का रेट 1450 कर दिया, ये नहीं ये बता रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं खाली कि ऐसे नहीं वैसे। स्वामीनाथन रिपोर्ट सिंह जी भी बैठे हुए हैं, 2006 की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बाकायदा लिखित हलफनामा दिया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हम नहीं लागू कर सकते। अब ये जो लागू किया है, ये इन्होंने क्या किया है वो सीएससीपी की रिपोर्ट से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने आपको बता दिया है। गन्ना हो चाहे गेहूं हो चाहे कोई भी वो हो, आज की डेट में ये एमएसपी घोषित करते हैं और बिचौलियों से कहते हैं कि आप इतने नहीं इतने रुपए में। गेहूं मक्का है, मक्का आज की डेट में 1750 रुपए का प्राइस छत्तीसगढ़ में 1400 रुपए से ऊपर नहीं बिक रही। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज की डेट में गन्ना है, क्या प्राइस है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह से पूछिए। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में 150 और 200 रुपए में गन्ना बिक रहा है। आज की डेट में मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जो हम काम नहीं कर पाए वो काम आप कर दो। अभी मध्य प्रदेश में हमने देखा कर्ज माफी का ऐलान किया है आप लोगों ने कि सत्ता में आ गए तो कर्ज माफी का, क्या वो सॉल्यूशन है? क्या किसानों के दुख दर्द का हल कर्ज माफी है? मैं आपको जवाब देता हूं। बिल्कुल पूरी तरीके से सच्चाई यह है कि एक कर्ज माफी हमने पहले की थी 74,000 करोड़ की। सच ये है कि किसान को जब तक आप समृद्ध और इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, उसमें 2 चीजें कांग्रेस ने की हैं। नंबर 1 2009 में कर्ज माफी की थी, नंबर 2 लैंड एक्विजिशन बिल लाए, जिसकी वजह से आज किसान तब भी अपनी सांस ले पा रहा है क्योंकि उसको बाजार मूल्य का 4 गुना दाम मिल रहा है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 काले कानून लाने की कोशिश की, जो कि हमारे दबाव में और जनता के दबाव में ये लोग ला नहीं पाए। आज किसान अगर थोड़ी सी भी सांस ले पा रहा है तो सिर्फ इसी वजह से ले पा रहा है कि लैंड एक्विजिशन बिल को हमने 1893 के काले कानून को खत्म किया, जिसमें हमारे भी लोगों का विरोध था, लेकिन राहुल गांधी जी ने उस कानून को खत्म किया। अभी जो चीजें बची हैं, जैसे किसान का एक बार संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए, इससे मैं सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं पूरी तरीके से। राज्यवार नहीं, पूरे देशवार। जब आप पूरे देश के तमाम उद्योगपतियों के लाखों करोड़ वापस कर सकते हो, माफ कर सकते हो, कुछ लोगों को पैसा देके भगा सकते हो, सियासत अपनी जगह है, लेकिन मुझे बस एक सवाल का जवाब ये चाहिए जो आलोक भाई ने भी पूछा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो थी, अगर उसकी सारी सिफारिशों को लागू कर दिया जाता, मोटी मोटी बात यह है, अगर वो लागू हो जाती तो आज हमारे किसानों की यह दुर्दशा नहीं होती। आप लोगों का रवैया क्यों इतना उदासीन रहा? इसकी एक वजह तो बताइए, तब तो पता चलेगा ना कि मौजूदा सरकार भी क्यों पल्ला झाड़ रही है। मैं बताता हूं, बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट पे केस को भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लिखित हलफनामा दिया है कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है अक्षरशः हम नहीं लागू कर सकते। ये जलेबी जलेगी नहीं समीर। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर किसान संगठनों के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अरे भाई आप लागू क्यों नहीं किया, उसका जवाब दीजिए। नहीं, हम पतली गली से नहीं निकलने वाले, हम नहीं निकलने, किसान के मामले में नहीं निकलने वाले आलोक जी। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं, हम अब बहुत जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि C2 प्लस 50% होनी चाहिए और 100% होनी चाहिए। अगर कांग्रेस ने नहीं किया, इसके लिए कांग्रेस को जनता ने कहीं ना कहीं 2014 में सजा दी। आपने कम से कम ये माना कि हमने नहीं किया और उसका हमें खामियाजा किसानों के गुस्से से भुगतना पड़ा। C2+50 किसानों का हक है, वो उन्हें मिलना चाहिए और ये बात लगातार हम कहते आ रहे हैं, किसान कहता आ रहा है। और अगर ये सरकारों ने सुन लिया होता तो शायद किसानों को सड़क पर बार बार नहीं उतरना पड़ता, जैदी भाई, जो कि हम लगातार देख रहे हैं।
विरोध होता है, प्रदर्शन होता है, सरकारें बुलाती हैं डेलीगेशन, सुना जाता है, आश्वासन दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं। फिर किसान सड़क पर उतरता है, फिर अपना रोना रोता है। यही हो रहा है ना समीर भाई। मसला एक चीज और है, मर्ज तो भूख था, हाँ। उसका इलाज रोटी थी, लेकिन किसान मिला क्या इस देश को? मिला है मंदिर, मस्जिद, हनुमान दलित है, कृष्ण ओबीसी है। देखिए अनावश्यक बात मत करिए, अनावश्यक बात मत करिए। अपने जयदी साहब अपना जरा संयम रखिए। मोतीलाल ने देवताओं के प्रति जब सम्मान व्यक्त करिए। हम आपके देवताओं को नहीं बोलते हैं, इसलिए मत बोलिए जरा ज्यादा। आपने कहा चुप जाइए, मैं जितनी बात है किसानों की बात करिए, चुप बैठा था। आगे बियॉन्ड लाइन किसानों की बात कर रहा हूं। आज मुद्दे पर ही रहते हैं, आज मुद्दे पर ही रहते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। आप चेतावनी मत दीजिए, आपकी चेतावनी आप रहिए, लेकिन धार्मिक मुद्दों पे जरा सा दूसरों की स्वतंत्रता और उनकी। अच्छा ठीक है, उस पर कल बहुत बहस हो चुकी है। वो बजरंग बली अली, प्लीज अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। आज हम बेरोजगारों किसानों की थोड़ी बात कर लें। आप प्रेमचंद का नावल पढ़ लीजिए, गोदान 1800 कुछ में लिखा था, जो उसमें किसान की स्थिति बयान की गई थी, आज भी वही है। एक नावल, एक मंत्र और एक कहानी और है प्रेमचंद की, मंत्र, जिसमें गरीब का वर्णन किया गया है। गरीब अमीर की तो मदद कर देता है जाके, लेकिन गरीब के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। और एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, रामलीला मैदान के अंदर वो लोग नजर नहीं आएंगे जो टीवी डिबेट का हिस्सा है। रामलीला में मसला यह है कि किसान की वकालत करने वाला, किसान का आंदोलन करने वाला, उसकी बात रखने के लिए सत्ता के गलियारों तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसकी पहुंच ही नहीं है किसान की। और किसान का बीच में एक दलाल पैदा हो जाता है जो किसान की बात रखने में वहां पहुंच जाता है, और वो दलाली करता है, वापस आ जाता है, किसान खाली हाथ रह जाता है। मसला ये, अप्रैल तक का पेमेंट किसान का आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, नहीं पता होगा किसी को, क्योंकि किसान से सरोकार ही नहीं बनता। आपको जानकारी नहीं चाहिए, अप्रैल तक का, अगर अप्रैल के आप जानकारी थोड़ा लेके आइए। मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रैल तक के बाद का पेमेंट आया हो तो 90 लाख मीट्रिक टन 1.5 साल के अंदर सरकार छोड़ेंगे, या तो आप राजनीति छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। हमने बाहर किया है, या तो आप राजनीति छोड़ेंगे या मैं छोड़ूंगा। आप छोड़ेंगे राजनीति, आप गूगल करें अभी, गूगल को सच बोलता है सरकार का। आप आरटीआई करिए, आरटीआई से आपको समझ में मिल जाएगा आपको। झूठ नहीं फैलाइए, तक आया है समाज में झूठ नहीं फैलाइए। करता हूं आपको, ठीक है, आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी सुन लीजिए, देश के लिए समर्पण का नाम राष्ट्रवाद है। हाँ। लेकिन हमें मिला क्या? किसी एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की गलत नीतियों का समर्थन करना राष्ट्रवाद नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के 2016, 2013 बीए टीचर, उर्दू टीचर, सबने एग्जाम पास कर लिया है। ये सरकार आती है, ये बहकाती है, दूसरी आती है, वो बहकाती है। यानी कि बेरोजगारों की, दलितों की, गरीबों की बात करने वाला कोई नहीं है। एक बात कहूंगा, सही कही आपके योगी ने जाके मध्य प्रदेश के अंदर एक दलित की पूंछ में आग लगाई थी, एक ब्राह्मण ने लंका के अंदर गलत बात कर पूरी श्रीलंका, पूरी लंका मंच नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज धर्म से जुड़ी हुई बात ही छोड़ दीजिए। धर्म जाति मजहब ये माध्यम नहीं है। आप रोकना पड़ेगा इनको, इस तरीके के देश विरोधी लोगों को रोकना पड़ेगा आपको। जैदी साहब, आज खुदा के वास्ते एक मिनट, आज खुदा के वास्ते ये धर्म, जाति, मजहब, हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। ओवरडोज हो चुकी है, ये देश जो है ना, सुनते सुनते नेताओं के मुंह से ये जाति, मजहब, हिंदू, मुसलमान, बजरंग बली, अली, बहुत हो चुका। छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। असल मुद्दे पर आते हैं। हमारे साथ खिलेंद्र प्रताप हैं। खिलेंद्र प्रताप बैठे हुए हैं। अभी जिक्र किया यूपीएसआई 2016 की भर्ती का। खिलेंद्र, क्या वजह है, आपको क्या वजह लगती है कि आप लोगों को इस तरह से लड़ना पड़ रहा है, वो भी तब जब शुरू से लेकर आखिर तक, फिजिकल टेस्ट तक, सारी परीक्षाएं, सारे इम्तिहान आप लोग पास कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर हमारी भर्ती 2016 की है। हाँ। और उससे पहले दरोगा भर्ती 2011 में निकली थी। हाँ। जो आज तक कोर्ट में चल रही है, और अभी 2 दिन पहले 833 बच्चों का, उनका फिर से बच्चों को बुलाया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल बाद उन्हें बुलाया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लेने को कहा है। हमारी भर्ती भी कोर्ट में है, ठीक है, 2016 की, ठीक है। केवल इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पदों को बढ़ाकर 6500 कर दे, क्योंकि 2011 से लेकर
18 तक कोई दरोगा की भर्ती नहीं करी गई। कोई मुकम्मल भर्ती हो ही नहीं पाई 2011 से लेकर अब तक। 26,000 पद खाली है। मैं 10 पॉइंट आपको अभी आमने सामने बता सकता हूं कि क्यों नहीं कर सकती गवर्नमेंट। 2011 से अब तक कोई भर्ती नहीं हुई। सभी अभ्यर्थी हम जो है 6500 सभी क्वालिफाइड हैं, सारे एग्जाम पास कर चुके हैं। 2016 से अब तक 3 साल हो गए हमारी भर्ती को, हर साल पद आने चाहिए थे, हमें आज तक वो पद नहीं दिए गए हैं। कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं केवल इसीलिए है और सरकार इसलिए दबाव में है कि ये जो याचिकाएं पड़ी हैं इनसे कैसे उभरा जाए। केवल एक काम करके उभरा जा सकता है कि हमें 6500 लोगों को भर्ती करा जाए और हमारी भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। 5वां पॉइंट में बताऊंगा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने खुद ने एफिडेविट दिया कि 2018 में जनवरी में हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और 2018 में अक्टूबर में हम इनको ट्रेनिंग पर भेज देंगे 3200 दरोगा को। और हमारी 2016 की 3307 वैकेंसी है, 3307 वैकेंसी 2016 की और 3200 2018 की। आप लगाइए 6560 वैकेंसी होती है नहीं होती है, लेकिन सुनने वाला हमारी कोई नहीं है सर। हमने निवेदन किया है, हमने बहुत बैनर के नीचे, पैगाम इंसानियत के बैनर के नीचे हमने बहुत सारे धरने दिए हैं, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। गृह मंत्री तक बात पहुंच चुकी है, प्रधानमंत्री तक बात पहुंच चुकी है, आलोक अवस्थी सुनने वाला नहीं है। आलोक अवस्थी जी, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़े दिनों पहले ही जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में ये तमाम सिपाही भर्ती हो 2013 की या 2016 की दरोगा भर्ती, इन लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस शो में भी हम पहले आवाज उठा चुके हैं, लेकिन सुनी क्यों नहीं जा रही है? सरकार सुन क्यों नहीं रही? इन्होंने वायदा भी किया था, 2 हफ्ते का समय लेके गए थे। इन्होंने वायदा किया था कि 3 हफ्तों में आपका रिजल्ट आ जाएगा और 6500 को ले लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई 6500 को तो मैंने बात भी नहीं करी। 3307 इसमें बोर्ड चाहता क्या है? बोर्ड आपने अपनी बात रख ली, मुझे जब मैं अपनी बात कहूंगा तो आप समझ जाएंगे मैं कहां सरकार क्या कह रही है। बात बोलना चाहूंगा, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। बोलिए कि जब बोर्ड को अगर ये बात बोली जाएगी तो बोर्ड क्या है कि खुश करने की कोशिश करता है सर नेताओं को। बोर्ड कोशिश करता है कि जितना ज्यादा मास का फॉर्म भरवा लिया जाए उतना ठीक है, लेकिन हम जो ओवर एज हो गए हैं लड़के, उनका क्या होगा सर? हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आलोक जी। जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं वो तो अब इम्तिहान भी नहीं दे सकते, और उनके साथ तो ये बहुत बड़ा उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा कि 2016 में उन्होंने फॉर्म भरा, 2011 से कोई भर्ती नहीं हुई, 2016 में उन्होंने फॉर्म भरा। तो अब क्या ये सरकार का फर्ज नहीं बनता कि सभी 6500 अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए? सारे मानक सिंपल सवाल। आमिर जी, मुझे कम से कम 1 मिनट समय चाहिए होगा। प्लीज आलोक जी। ऐसा नहीं है कि भर्ती, मैं बताता हूँ 2008 से 2017 तक मात्र 2 पद भरे गए हैं। 2017 तक आपको जानकारी बता रहा हूं, जो ये हमारे दोस्त कह रहे हैं वो 2011 तक की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2008 से 17 से मात्र 2 पद सर आप ही सुनिए सर, उम्मीद तो आपसे ही रखी जाती है। सुन तो लीजिए, हमारी बात कह लें दीजिए, फिर हम आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। जी 3307 की भर्ती आई, उसमें हमने बताया था कि बायोमेट्रिक्स नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से भर्तियों के उस समय रिजल्ट रुक गए थे। लेकिन उसका सरकार ने निदान करके उसके बायोमेट्रिक के काम हो गए, और अब जो लोग 3307 हैं दौड़ के लिए उनको बुला लिया गया है, और मेरे ख्याल से ये 15 हो चुकी है सर। नहीं, अभी सबकी नहीं हुई है। आप 80 लोगों की नहीं हुई है, और वो 80 लोग भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे अगर बोलने दीजिए भाई, समीर जी अगर बोलने नहीं पाएंगे बात तो फिर ये तो बात खाली नहीं कर जाएगी। मैं किसी एक व्यक्तिगत एक आदमी को बजाव देने के लिए यहाँ पे नहीं आया। नहीं, एक मिनट देखिए, आपके माध्यम से ये देश विदेश में आपका चैनल देखा जाता है। नहीं आलोक जी, बड़ा सवाल लेकिन यही है कि सभी 6500 जो इसमें कैंडिडेट्स थे उनको क्या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाएगा? 3307 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर निश्चित मिलेगा। 6500 में कोई क्लेम नहीं है, कोई नौकरी मतलब ये तो वही बात होगी ना। बाकी जो लोग थे, हमारे आज के नौजवान कहां जाएंगे? बाकी जो लोग थे जो ओवर एज हो गए, उनकी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ हो गया। हम 7000 भर्ती भी करेंगे, लेकिन देखिए 2013 एक मिनट और 2000 जैदी भाई वक्त बहुत कम है आज हमारे पास भाई। ये हमेशा देखिए दिक्कत ये है कि इनके साथ जो जितने भी अभ्यर्थी एक मत के नहीं है, अगर सरकार एक निर्णय में पहुंचती है तो पहुंच जाता है। आलोक जी 2013 सिपाही भर्ती के बता देता हूँ, 2013 में सिपाही भर्ती के हो गए थे 41,000 पद थे, उसका केस में 38,715 भर्ती हो भी गई थी। फिर हमारे इन्हीं के मित्र को चले गए सिपाही भर्ती में हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि जो है इसमें जो है रिजर्वेशन ठीक से नहीं दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने निर्देशित किया सरकार को कि इसमें जो आरक्षण व्यवस्था को ठीक से लागू कर दीजिए। अब बोर्ड को उन्होंने निर्देश दिया, बोर्ड अगली तारीख में 5 दिसंबर को सुन तो लीजिए वो उनका निर्णय देगी, जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसके आधार पर उनकी 42,000 लोग भर्ती कर डबल बेंच में चले गए, 32,000 डबल बेंच करने में आज बहाल करो। अच्छा आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा एक मिनट वो दिसंबर में को जाएंगे। 42,000 पदों की जो है
15 दिसंबर को उनका रिजल्ट आने जा रहा है। उसके बाद उनकी भी भर्ती हो जाएगी और 52,000 सिपाहियों की भर्ती इस समय चालू है। उनके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। सरकार कहीं पे भी ये नहीं चाहती है कि जो योग्य करती है। अरे आपकी नेतागिरी मैं जानता हूं आप किस तरह की नेतागिरी करते हैं, समाज को बांटने की नेतागिरी। आलोक जी आपको बात सरकार कर रही है। अरे जब यूपीए सरकार में आप बैठे थे, 1 मिनट रिपोर्ट आपने क्यों नहीं लागू? जैदी भाई प्लीज, यूपीए सरकार में आप पार्टनर थे ना, क्यों नहीं स्वामीनाथन रिपोर्ट आप लागू करा? अच्छा आप बहुत ऐसी बात करते हैं। आलोक जी बंगाल के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंद करा। आलोक जी आज चले जाएंगे। आलोक जी आज समीर मुझे 1 मिनट दे दीजिए। आलोक जी आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि इसको लेकर आप जरूर सवाल पूछें कि 1 जून 2018 को इटावा में जो अंशकालिक अनुदेशक हैं उनका क्या मामला है और 17,000 रुपए उन्हें भरोसा दिलाया गया था। ये 1 जून 2018 को इटावा में योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी रैली में कहा था और वो आज तक नहीं हो पाया। ये क्यों लटका? मतलब ये बेरोजगार हो या फिर जो कम सैलरी वाले जो हमारे कर्मचारी हैं यूपी सरकार के, उनके साथ इतनी 1 मिनट दे दीजिए। ये एक बड़ा मोटा सवाल है। समीर भाई, भर्तियां सरकार करना चाहती है और उसके लिए प्रयास भी करती है, लेकिन हमारे हाथ पैर बांध दिए जाते हैं हाईकोर्ट के द्वारा और यही अभ्यर्थी जाते हैं। जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो चुप बैठ जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो कोर्ट चले जाते हैं, फिर वो आदेश लेके आ जाते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है, तो जो पहले भर्ती होते हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। तो ये कोर्ट जाना और आना सरकार में राजपूत साहब ये कोर्ट की दलील सही लगती है आपको? कोर्ट की दलील सही लगती है? जल्दी सही बात है, इसमें झूठ नहीं है। इनसे मुझे कोर्ट गए कि नहीं गए लोग हाईकोर्ट? समीर भाई 1 से 1.5 मिनट जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा 1 से 2 मिनट दे दीजिएगा। चाहे हम भर्ती आदेश जारी करने जा रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है, सर चाहे वो बीएड टीईटी के बच्चे हो 2011 से लेकर के 2018 तक, चाहे वो अनुदेशक हो, चाहे वो बीपीएड के बच्चे हो 32,000 और चाहे वो 12,460 चाहे वो सिपाही की भर्ती हो और चाहे वो दरोगाओं की भर्ती हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक षड्यंत्र कर रही है कि ये सारी की सारी भर्तियां रद्द हो ताकि बहुत शुक्रिया, हमको 18 महीने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारी हो गया हमारी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ से अपील है कि यूपीएसआई 2016 के 6500 अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर का, उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मुमकिन हो तो दिया जाए। जो भर्ती सिपाहियों की रुकी हुई है उन्हें पूरा किया जाए। किसानों की सुने सरकार। कुल मिलाकर मकसद यही था आप सबकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का। वो मुझे लगता है आलोक जी बखूबी आगे बढ़ाएंगे इस मुहिम को। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप सभी का फिर एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।